सेकंड लास्ट टॉपिक है अपना पंचायती राज। इसके बाद आपका एक सिर्फ विधानसभा बचेगा, उसकी भी कोशिश करूँगा वीडियो आपको डाल दूँ। आपके सेकंड ग्रेड सिलेबस में केवल ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। आसान टॉपिक है, जितना ज़्यादा आप इसको देख रहे हो उतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, और इस समय तो बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है। मैंने इस टॉपिक से 15 ऐसे पॉइंट नोट किए हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको तो ये सारे पॉइंट एक बार देखने हैं, कोशिश सरसरी नज़र से देख के जाना है बस। अभी मैं फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो हुआ उसका पेपर देख रहा था, और इस चैप्टर से एक बहुत ही आसान प्रश्न पूछा कि ग्राम स्तर पर जो समिति होती है, जो नियोजन समिति होती है, या इसको समन्वय समिति भी बोला जाता है, उसका मुखिया कौन होता है? तो उसका मुखिया होता है सरपंच। कुछ भी नहीं करना था भाई, आपको सिर्फ इतना देखना था कि ग्राम स्तर की बात कर रहा है, तो ग्राम स्तर पे कोई ये प्रधान वगैरह थोड़ी आएंगे, तो इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच करता है। इसी प्रश्न को जिला स्तर पर पूछता, जिला स्तर पर होती है आपकी जिला आयोजन समिति, इस वीडियो में भी अपन चर्चा करेंगे आगे। जिला आयोजन समिति अगर ये पूछता तब आपका उत्तर क्या होता है? वहाँ भी उत्तर होता है आपका जिला प्रमुख, क्योंकि जिला स्तर पर कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। आइए पहले पॉइंट पे चलता हूँ। आज़ादी से पूर्व है पंचायतों पर विधेयक पारित होने वाली रियासतें। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न यहाँ से बनता है कि आज़ादी से पहले भी, यानी 1947 से पहले भी कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने पंचायतों को लेकर विधेयक पारित किया। तो ऐसी रियासतें कौन कौन सी थी? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आए कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रियासत है जिन्होंने आज़ादी से पूर्व है पंचायतों पर विधेयक पारित नहीं किया? तो 3 इनमें में से दें, एक बाहर से दें। ऐसा प्रश्न 2-3 बार आ चुका है, तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें 2-2 के जोड़े से आप याद रख लीजिएगा। एक तो जयपुर जोधपुर, और एक है भरतपुर सिरोही, और एक है उदयपुर करौली, और एक है आपका बीकानेर। बीकानेर इसमें फर्स्ट था 1928। ये डाटा भी आपका पूछा जा चुका है। और इसके बाद राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू हुआ था 1953 में। ये फैक्ट भी आपका पूछ लिया है। तो पहले पॉइंट में आपको 3 जानकारी ध्यान रखनी है कि आज़ादी से पहले कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने पंचायतों को लेकर विधेयक पारित किया। जयपुर जोधपुर, भरतपुर सिरोही, उदयपुर करौली और बीकानेर इसमें प्रथम था। और इसके बाद राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू कब हुआ? 1953 में। दूसरा पॉइंट भी अच्छा पॉइंट है, इसमें सीधा फैक्ट आता है। पेसा एक्ट, इसको आप SC एक्ट भी कह सकते हैं, SC एरिया एक्ट, ये 1996 में लागू हुआ था। 24 दिसंबर 1996। 1996 सन आपके याद होनी चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, पेसा में P से पंचायत प्रोविज़न एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, यानी जो SC कैटेगरी के जो लोग हैं, ये SC कैटेगरी जहाँ ज़्यादा है उनकी पंचायतों को एक प्रकार से समर्थन देना, बल देना, उनकी बात करना, इसके लिए पेसा एक्ट आया था। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? इस तरह की चर्चा किन्होंने की थी? तो याद रखिएगा, दलीप सिंह भूरिया। दलीप सिंह भूरिया। वर्तमान में ये 10 राज्यों में लागू है। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, और आपका राजस्थान है। और राजस्थान के 8 जिलों में ये लागू है। राजस्थान के 8 जिले कौन कौन से? तो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है, उदयपुर है, पाली है, और आपका राजसमंद है। और इसका उद्देश्य क्या था? पंचायती राज का सशक्तिकरण। कुछ भी नहीं है पेसा एक्ट में। एक तो 1996 आप याद रखेंगे। भारत के कितने राज्यों में लागू है? तो 10 राज्यों में। और राजस्थान के कितने जिलों में लागू है? तो 8 जिलों में। बस इसके बाद देखो तीसरा पॉइंट, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, तो इस समिति में क्या था? सबसे पहले ये 1957 में आई। 13 सदस्य थे इसमें। इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय खुद। और इस समिति का जो गठन है वो भारत सरकार द्वारा, ये डेटा आपको याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली को सुधारना, उसकी जांच करने के लिए ये समिति बनी थी। और इस समिति ने रिपोर्ट में किस किस चीज़ पे बल दिया? एक तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो। त्रिस्तरीय का मतलब ग्राम पंचायत, सबसे निम्न स्तर, मध्य स्तर की बात करें तो पंचायत समिति, और सबसे उच्च स्तर की बात करें तो जिला परिषद। और इस समिति को स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना अपना राजस्थान। और राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। नागौर जिला का बगदरी गांव, कई बार एग्जाम में पूछा है। राजस्थान में उद्घाटन किसने किया था? उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसके द्वारा उद्घाटन किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी ये लागू है। ये डेटा आपको याद नहीं रखना है। इस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। चौथे पॉइंट में कुछ समितियां हैं, और इन समितियों का सिर्फ आपको नाम याद रखना है। प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, या 4 समितियां दे देंगे, उनका क्रम आपसे पूछ लेंगे। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये 4 हैं।
ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जिससे बलवंत राय मेहता समिति, ये तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1957 में त्रिस्तरीय मॉडल इन्होंने दिया। इसी प्रकार एक अशोक मेहता समिति है, 1977 की इन्होंने द्विस्तरीय मॉडल को कहा। एक है राव समिति, जीवी के राव समिति 1985 में बनी, और एक है सिंघवी समिति, ये भी महत्वपूर्ण है, आगे अपन चर्चा करेंगे इसकी, 1986 में। कम से कम ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए। अन्य समितियाँ भी हैं, जैसे मातुर समिति है, सादी कली समिति है, व्यास समिति है, खर्रा समिति है, थंगुन समिति है, अरुण समिति है, शिवचरण मातुर समिति है। आपकी याद हो तो अच्छी बात है। चलिए पाँचों पॉइंट में मैंने 2 समितियों का यहाँ जिक्र किया है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें एक है अशोक मेहता समिति और एक है LM सिंघवी समिति। देखिए इस सिंघवी समिति में एक ही बात याद रखना है कि पंचायती राज संस्थाओं को क्या मिले, संवैधानिक दर्जा मिले। देखो सिंघम से सिंघवी याद रख सकते हो, सिंघम यानी संवैधानिक दर्जा मिले, तो से सिंघवी, से संवैधानिक दर्जा, थोड़ा सा आप लिंक करोगे चीज़ों को तो याद रह जाएगा। यानी इन्होंने ये भी कहा कि संविधान में पंचायती राज के लिए एक अलग से क्या जोड़ा जाए, अध्याय जोड़ा जाए। तो ये है सिंघवी समिति, ज़्यादा इसमें है नहीं। अशोक मेहता, देखो अशोक मेहता 2 ही आ रहा है, तो 2 से याद रखना। द्विस्तरीय मॉडल की इन्होंने चर्चा की, इन्होंने ग्राम पंचायत की चर्चा इन्होंने नहीं की। इन्होंने कहा जिला के लिए जिला परिषद और मंडल के लिए ग्राम पंचायत समिति होनी चाहिए। तो ये है अशोक मेहता समिति की सिफारिश। और इन्होंने कहा कि SC और ST महिला वर्ग जो आरक्षण दिया जाता है वो किसके आधार पे होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पे होना चाहिए। एक ये प्रश्न भी आता है अशोक मेहता समिति का, चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर हो। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। विकेंद्रीकरण को प्रथम माने। तो 5वें पॉइंट में अपन ने 2 समितियों की चर्चा की है, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति, दोनों को याद रखिए। चलिए 6 पॉइंट, 6ठे पॉइंट में आर्टिकल 243, आप सब लोग जानते हैं कि पंचायतों को क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और ये संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हुआ, यानी देश में लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या करते हैं अपन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से बनाते हैं। और इस समय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, जैसा कि अपने ऊपर सिंघवी समिति में पढ़ा था, उन्होंने सिफारिश भी की थी कि पंचायती राज के लिए एक अलग से अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। वैसे ही संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, भाग 9, जिसमें आर्टिकल आते हैं 243 से लेके 243 ओ तक, कुल 16 आर्टिकल पंचायती राज से जोड़े गए, जिनको मैं लास्ट में आपको याद करवा दूंगा। और एक नई अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 11, जिसमें पंचायतों से संबंधित कार्यों के लिए 29 विषय यहाँ पे जिक्र किए गए। अपने राजस्थान की चर्चा करें तो राजस्थान में 21 विषय हैं वर्तमान में, 21 विषय। और यहाँ पे एक छोटी सी बात मैंने और लिखी है, इन 21 विषयों में से 5 विषयों को राज्य सरकार ने या राजस्थान सरकार ने 2010 में पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिए। तो इनमें ये 5 जो विषय थे वो कौन कौन से थे, देखिए। एक है इसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एक है महिला एवं बाल विकास विभाग, एक है तीसरा कृषि विभाग, एक है चौथा चिकित्सा विभाग, और 5वां एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो ये थोड़ा सा आप डेटा देख लीजिएगा, 1-2 बार क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का प्रश्न बने तो ये यहाँ से बन सकता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये एक 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ, जिसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 कहते हैं। इसके बाद इसके नियम वगैरह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में बने, ये डेटा आप थोड़ा याद रख सकते हैं। संविधान का भाग 4 क्या है, नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं 36 से लेकर 51 तक। और इसमें आर्टिकल 40 जो है वो राज्य में पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाने की बात करता है। मतलब क्या है, ग्राम पंचायतों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है संविधान के अंदर, तो वो है आर्टिकल 40। बाद देखो 7वां पॉइंट, 7वें पॉइंट में जो ये 9वां भाग जोड़ा गया था, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक थे, कुल 16 आर्टिकल थे, वो यहाँ पे दिए गए हैं, जो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इनको याद करवाऊंगा, जो मेन आर्टिकल हैं वो। अब चलते हैं अपना 8वां पॉइंट, ग्राम सभा। ये महत्वपूर्ण है, ज़्यादा प्रश्न तो ग्राम सभा को लेकर ही आते हैं, पंचायत समिति या जिला परिषद से ज़्यादा ग्राम सभा। तो देखिए जन सहभागिता का सबसे महत्वपूर्ण मंच है, सबसे महत्वपूर्ण मंच क्या है, ग्राम सभा है, जिसको हम एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जो है इसके मुखिया को चुनते हैं। तो इसमें सदस्य जो होते हैं, कई बार पूछा जाता है ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो सभी सदस्य होते हैं जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, ये डेटा याद रखिएगा। इसकी कुल बैठकें कितनी होती हैं, प्रतिवर्ष 4 होती हैं, लेकिन इसमें एक याद रखना है, कम से कम 2 बैठकें अनिवार्य हैं। ये प्रश्न आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं कि ग्राम सभा की प्रतिवर्ष कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, तो 2 बैठकें अनिवार्य हैं। और इसका संचालन करता है VDO, ग्राम विकास अधिकारी।
जो एक आपका प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसकी गणपूर्ति कितनी होती है? तो 1/10, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करता है? या तो सरपंच करता है या उप सरपंच करता है। मान लो ये दोनों अनुपस्थित हों तो ऐसा सदस्य करेगा जिसको ग्राम सभा ने बहुमत से चुना है। चलिए, कार्यकारी समिति इसकी ग्राम पंचायत ही होती है। पंचायतों का गठन 243 बी के अंदर दे रखा है। अपन लास्ट में पढ़ेंगे ये 16 अनुच्छेद, जिसमें मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। और इसका मुखिया जो होता है वो कौन होता है? सरपंच होता है, जिसको हम आम जनता किससे चुनती है? प्रत्यक्ष चुनाव से चुनती है। और अभी फर्स्ट शिफ्ट में मैंने अभी कहा, यही प्रश्न आया था कि ग्राम स्तर पर जो एक प्रकार से नियोजन का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? तो याद रखिएगा, सरपंच होता है। ग्राम सभा की विशेष बैठक या संयुक्त बैठक का प्रावधान, तो इसके संबंध में जो नियम है वो है राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 में। और इस संयुक्त बैठक में 5% जो है वो ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। तो ये थोड़ा सा अच्छा फैक्ट है, याद रखिएगा आप। 9वां पॉइंट, और 9वें पॉइंट में 2 अनुच्छेद लिखे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो 243 डी, एक 243 आई। देखो, एक तो देखो याद करवा देता हूँ। आई का मतलब क्या होता है? इनकम होता है। इसका मतलब ये किससे संबंधित है? इनकम यानी वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग का गठन होगा। अच्छा, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ये डेटा मैं इसी के साथ आपको याद करवा रहा हूँ। 243 डी, डी में क्या है? आरक्षण है। देखो, इसको डी से ऐसे याद कर लो कि डी का मतलब ऐसे, मतलब डी से यानी दबे हुए लोग या जो डल लोग हैं। डल का यहाँ क्या है? जो कमज़ोर वर्ग है, तो उनको आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण के हिसाब से महिलाओं को 1/3 आरक्षण, और SC ST जो समुदाय है उनको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 243 डी कई बार पूछा जाता है, आरक्षण से संबंधित है। और महिलाओं को आरक्षण 1/3, ये डेटा भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल ये भी है 243 ई। अब ई में क्या दे रखा है? कार्यकाल दे रखा है। अब इसको भी मैं यहीं याद करवा देता हूँ। ई का मतलब क्या होता है? ईयर। इसको ऐसे याद रखो, ईयर। ईयर का मतलब क्या होता है? वर्ष। वर्ष का मतलब कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। पंचायत विघटित होने पर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने जरूरी हैं। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद देखो 243 एन। एन का मतलब क्या होता है? तो ऐसे याद कर लो, एन से निरंतर यानी नियमित चुनाव। जैसे ही चुनाव खत्म होने वाले हैं, नए चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो चुनाव क्या होने चाहिए? निरंतर होने चाहिए। इसके बाद 243 के भी जोड़ा, और के में क्या लिखा? निर्वाचन। ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। इलेक्शन यानी चुनाव, निर्वाचन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट में मैंने जितने भी लिखे हैं। इसके बाद 243 एफ, ये अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है। एफ से आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एफ से मतलब फेल। फेल का मतलब क्या है? अयोग्य है। तो इसमें अयोग्यता दे रखी है कि किस किस को अयोग्य हम घोषित कर सकते हैं। जिसे 21 वर्ष की मिनिमम आयु को वो प्राप्त नहीं कर रहा है तो वो अयोग्य है। जिसके 2 संतान से अधिक संतान हैं वो भी अयोग्य है। इसमें एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा कर रहा है तो वो अयोग्य है। इसके अलावा उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक गांव का निर्वाचन है और वो दूसरे गांव में जाके पंचायती कर रहा है, वोट जानबूझ के डाल रहा है वगैरह वगैरह, वहाँ पे भी ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। फिर अयोग्यता की निर्णय विधानमंडल तय करेगी। ये इंपॉर्टेंट है। अयोग्यता के जो निर्णय हैं वो विधानमंडल तय करेगी, क्योंकि ये पंचायती राज जो है वो क्या है? राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय का मतलब होता है जिसमें नियम कायदे जो हैं वो राज्य बनाता है, ऐसा नहीं केंद्र बनाता है। केंद्र बनाएगा तो वहाँ संघ सूची होगा, केंद्र सरकार होगा। और संघ और राज्य दोनों अगर मिक्सअप में बनाते हैं उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। लेकिन अपना जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। एक बात इसमें विशेष ध्यान रखना, 243 ओ से याद रखना है ऑब्जेक्शन, यानी न्यायालय किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। न्यायालय से ये स्वतंत्र है, क्योंकि यहाँ तो सारे निर्णय जो हैं विधानमंडल यानी अपने राजस्थान की बात करें तो विधानसभा तय करेगी जो करना है, न्यायालय से स्वतंत्र है। तो ये थोड़ा डेटा आप याद रखना। नंबर 10, पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण सन और संशोधन। जैसे राजस्थान की बात करें तो 1994 ये सन आपको पता होनी चाहिए। 1996 का पैसा एक्ट यानी 1996 वाली सन आपको याद होनी चाहिए। फिर 1999 में संशोधन है, 2000 में संशोधन है, 2004 में संशोधन है। तो प्रश्न ऐसा आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सन पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ये 2000 वाली सन में स्थायी पंचायत समितियों का प्रावधान किया गया, ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त किया गया। ये डेटा आपके याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। देखिए, सीधा पंचायती राज आपसे पूछे कि सीधा पंचायती राज क्या है, वहाँ ऑप्शन में हो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय प्रशासन। तो याद रखना है पंचायती राज का मतलब ये आपको समझना है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन।
अब देखो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे सरपंच है, उप सरपंच है, वार्ड पंच है, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो पीठासीन अधिकारी। ये प्रश्न आ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये सारे के सारे जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो याद रखिएगा बीडीओ को। बीडीओ होता है खंड विकास अधिकारी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 11 पॉइंट में शपथ और त्यागपत्र। सीधा प्रश्न आएगा, सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देता है या उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देता है? पहला ही ऑप्शन देगा सरपंच ना। चाहे सरपंच हो, चाहे आपका उप सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, सब अपना त्यागपत्र किसे देंगे? बीडीओ को देंगे। शपथ से ज़्यादा ये त्यागपत्र महत्वपूर्ण है इसमें। इसी तरह प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो वो जिला प्रमुख को दे देगा। और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देगा? संभागीय आयुक्त को देगा। प्रशासनिक अधिकारी, अब सबके नीचे प्रशासनिक अधिकारी हो गए होगा, जैसे मुख्यमंत्री के नीचे मुख्य सचिव काम करता है, वैसे ही ग्राम सभा में सरपंच होगा मुखिया, और सरपंच के नीचे काम करेगा वीडियो। ध्यान रखिएगा ना भाई, प्रशासनिक अधिकारी जरूरी है। पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होगा और प्रधान के नीचे क्या होगा? बीडीओ। इसी प्रकार से जिला परिषद, इसका प्रमुख होगा जिला प्रमुख, और इसके नीचे प्रशासनिक अधिकारी का होगा, वो होगा सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अच्छा, इसमें केवल सरपंच ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जनता क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। बाकी चाहे प्रधान हो चाहे जिला प्रमुख हो, इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बल्कि इनके जो सदस्य होते हैं, जैसे पंचायत समिति के सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन इनके जो मुखिया हैं, प्रधान हो चाहे जिला प्रमुख हो, इनको फिर वो सदस्य चुनते हैं। तो जनता की भागीदारी यहाँ नहीं है, इसका मतलब अप्रत्यक्ष, जबकि सरपंच को सीधे जनता चुनती है। देखो पॉइंट नंबर 13, और पॉइंट नंबर 13 भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अपन एक्ट पढ़ रहे हैं 1994, और इस 1994 एक्ट की धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 89, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछ लिए। जैसे धारा 12 में किसका उल्लेख है? ग्राम पंचायत की संरचना का उल्लेख है। धारा 13 में, पिछली सेकंड ग्रेड में पूछा था, पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख है। और धारा 14 में किसका है? जिला परिषद की संरचना का उल्लेख है। तीनों आप याद करना, 12, 13, 14, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और इसके बाद एक है 89(2), यानी 89 की धारा 2, धारा 89, इसका पॉइंट नंबर 2। इसमें क्या है? ग्राम सेवक को वीडियो बना दिया भाई, क्योंकि ग्राम सेवक का मतलब ऐसे ही समझते हैं ना कि यार कोई मेल ही होगा। अब ग्राम सेविका का पद है नहीं, संविधान में कहीं नहीं है ग्राम सेविका, कोई लड़की लगी है, फीमेल लगी है, तो इसको अपन ग्राम सेविका थोड़ी कहेंगे। ग्राम सेविका का उल्लेख संविधान में नहीं है, तो सोचा कि ये वीडियो शब्द ही ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी ठीक है, तो इसलिए इनको वीडियो कहा जाने लगा। और ऐसा संविधान संशोधन हुआ था 2021 में, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। ठीक है, प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख किसको देता है? संभागीय। नंबर 14, कुल जिला परिषद कितनी है? 33 हैं। और जिला परिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। अब सिंपल सी बात है, जिले में कोई योजना बनानी है तो इसके लिए कोई समिति बनेगी, तो उस समिति को बोला जाता है जिला आयोजन समिति। जैसे मैंने अभी शुरुआत में ही आपको कहा था, गांव में कोई योजना बनानी है तो उसके लिए ग्राम योजना बन गई, ग्राम नियोजन समिति बन गई, या ग्राम समन्वय समिति बन गई, जिसका मुखिया कौन होगा? सरपंच होगा। वैसे जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? जिला प्रमुख होगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इस समिति में कुल 25 सदस्य होते हैं, ये कई बार आंकड़ा पूछा हुआ है। और इस समिति का जो उल्लेख है, क्योंकि ये समिति बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उल्लेख है 243 ZD में। और ये भी प्रश्न आया है कि इसमें जो 25 सदस्य होते हैं उसमें पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो 3 पदेन सदस्य होते हैं, 2 इसमें मनोनीत सदस्य होते हैं, 5 तो ये हो गए, और 20 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। 3 पदेन सदस्यों में कौन कौन है? जिला कलेक्टर इसमें शामिल है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ भी इसमें शामिल होगा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो भी इस आयोजन समिति का क्या होगा? सदस्य होगा। और मनोनीत सदस्य में क्या हो सकता है? राजस्थान सरकार द्वारा कोई भी सांसद हो सकता है, विधायक हो सकता है, या स्वैच्छिक संगठन से मनोनीत किए जा सकते हैं। और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख होता है, भाई ये तो आसान सा ही है। और इसका सदस्य सचिव जो है वो मुख्य आयोजना अधिकारी होगा। इसके बाद चलते हैं अपने अंतिम पॉइंट की तरफ, जिसमें पंचायती राज अधिनियम की 2 धाराएं दे रखी हैं, धारा 84 और धारा 94, दोनों महत्वपूर्ण हैं। धारा 84 में दे रखा है कि सीईओ की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है। वैसे धारा 94 क्या कहती है? पंचायती राज संस्था को भंग या विघटित करने की शक्तियों का उल्लेख है। तो ये 2 धारा भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा 3 पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं, किस प्रकार से पंचायत का डेवलप हो, क्या क्या चीज़ें एक सरपंच को ध्यान में रखनी चाहिए, सरपंच को थोड़ा बहुत प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, तो इसके लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं। पहला है मंडोर जोधपुर, दूसरा है डूंगरपुर, और तीसरा है आपका अजमेर। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नहीं है? 3 इनमें से देंगे, एक बाहर से देंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई, फैक्ट है, याद रखिएगा। अब मैं 16 जो अनुच्छेद हैं वो मैं आपको याद करवा देता हूँ, 243 से लेकर 243 ओ तक। देखिए सबसे पहले 243, इसमें है परिभाषाएं।
अब एक बार प्रश्न बहुत शानदार पूछा। क्या प्रश्न था कि ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम सभा की परिभाषा का संबंध किस अनुच्छेद से है। और वहाँ पे पहला ही ऑप्शन ये दे रखा था और लोगों ने क्या किया, इसको देखा सिर्फ ग्राम सभा और उत्तर करके आ गई 243, जो गलत था। यहाँ पे देखना था, यहाँ परिभाषा की बात कर रहा है और परिभाषा किसमें है, 243 में है, सीधा 243 है, उसमें परिभाषाएं दे रखी हैं। ग्राम सभा की ये परिभाषाएं हैं, ग्राम पंचायत की ये इसको ग्राम पंचायत कहेंगे, है ना। तो ये थोड़ा आप डेटा याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न गलत नहीं करने हैं। 243A में क्या है, ग्राम सभा का गठन है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो ए से याद रखना है असेंबली। असेंबली का मतलब होता है एक प्रकार से सभा, तो सभा किसकी होगी, ग्राम की होगी, याद रहेगा। ये महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूँ। बी वाला भी महत्वपूर्ण है, बी में क्या है, पंचायतों का गठन। और बी से याद कैसे करेंगे, बिल्ड, को निर्माण करना, तो निर्माण किसका करना है, पंचायतों का गठन करना है। इसके बाद देखो 243C, और इसमें क्या है, पंचायतों की संरचना। अब ये भी आसान है, याद हो जाएगा। सी का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन को अपन क्या कहते हैं, संरचना कहते हैं, ढांचा कहते हैं। तो पंचायतों का जो ढांचा है, संरचना है, वो किसमें है, 243 से सी में है। डी आरक्षण वाला महत्वपूर्ण है, स्थानों का आरक्षण। तो डी से याद रख लेना, दबे हुए जो लोग हैं, जो डरे हुए लोग हैं, उनके लिए आरक्षण है। तो आरक्षण में SC ST को आरक्षण है, महिला को आरक्षण है। इसको गलत वे में नहीं लेना, अपन को समझाने का उद्देश्य है। डी से डरा हुआ है तो उसको आरक्षण देंगे, तो ऐसे याद रख सकते हैं। 243E से क्या होगा, ईयर का मतलब क्या होता है, वर्ष। इसका मतलब अवधि का उल्लेख है यहाँ, पंचायतों की अवधि से संबंधित। एफ वाला मैंने आपको याद करवाया था, एफ से क्या याद रखेंगे, फेल का मतलब अयोग्य है, तो इसके लिए निहरता या अयोग्यता यहाँ पे लिखी हुई है। जी से याद रखना जिम्मेदारी, जी से याद क्या रखेंगे, जिम्मेदारी। ये एक ही वर्ड पकड़ लेना आप, तो पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व को ही अपन जिम्मेदारी कहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये ऑप्शन में मिले तो 243G। एच वाला क्या है, एच से याद रख लेना, इसमें पंचायतों द्वारा कर है, यानी कर का उल्लेख किसमें है, 243H में है। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की इसमें शक्तियाँ दे रखी हैं। तो इस एच से यार कैसे बनाओगे इसको, थोड़ा सा आप देख लेना, इस एच को जोड़ लेना कैसे भी करके, कर एच, ठीक है। 243I, आई वाला इजी है, आई से याद रख लेना इनकम, और इनकम का मतलब क्या आता है, वित्त। इसका मतलब वित्त आयोग का गठन की बात किसमें है, 243I में है। जे वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 243J, जे का मतलब होता है सह परीक्षा, पंचायतों की लेखाओं की सह परीक्षा, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। के वाला इंपॉर्टेंट है, के वाला इंपॉर्टेंट है, पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी थोड़ी सी आप ट्रिक खुद ही देखना, निर्वाचन, के निर्वाचन, KE इलेक्शन, के ही याद कर सकती हो, KE वाई कर दो यार इसको, KEY चाबी, तो थोड़ा सा याद रख सकते हैं इसको। अब देखो 243L और M, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं दोनों को याद करवा रहा हूँ। L का मतलब यहाँ लागू समझना है, L से लागू, और M से मना करना। मतलब 243L तो कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, और 243M कह रहा है M से मना, यानी जो है भाग 9 जो है उसका कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। जैसे अपना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, वहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ऐसे ही कुछ राज्य हैं, जैसे मिजोरम है, शायद 1-2 राज्य और भी होंगे, वहाँ पे ये लागू नहीं है। 243N, और N में क्या है, पंचायतों का बना रहना। इसको मैंने कैसे याद कराया, N से निरंतर याद रखो। जैसे आपकी 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा पहले पंचायतों, अगले पंचायतों की जो व्यवस्था है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, यानी निरंतर होने चाहिए चुनाव, तो N से निरंतर। और O वाला इंपॉर्टेंट है, O का मतलब ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन में क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये पंचायती राज व्यवस्था क्या है, न्यायालय से स्वतंत्र है। तो मेरे ख्याल से ये 16 के 16 अनुच्छेद मैंने याद कराने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सारे समझ में आ गया होगा। और शॉर्ट में इस पंचायती राज व्यवस्था को, यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को, मैंने अपने अंदाज में आपको समझाने की, रिवीजन कराने की पूरी कोशिश की है। फिर भी यदि बोलने में कहीं त्रुटि हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बाकी 2nd ग्रेड के सिलेबस में अपना एक लास्ट पॉइंट बचा है, विधानसभा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।